देखो, कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, कल क्या पढ़ा था? कल पढ़ा था कि जो संख्याएं होती है वो क्या होती हैं और संख्याएं कितने प्रकार की होती है ना। जो संख्याएं होती है वो क्या होती है और संख्याएं कितनी प्रकार की होती है। तो संख्याएं मैंने बताया था आपको क्या होता है, प्रकार भी उसके टाइप्स भी बता दिए थे, है ना। कितने प्रकार की होती है? दो। कौन कौन सी? वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, है ना। वास्तविक संख्या में सभी सारी संख्याएं आती हैं। कौन कौन सी? जैसे मैंने बताया था परिमेय अपरिमेय हो गया था, प्राकृतिक संख्या भी होता है और पूर्ण संख्या, है ना। तो वो सब पढ़ा दिए। और आपको पढ़ाए थे यूक्लिड विभाजन परिमेय का, वो भी पढ़ा दिया था। आज हम लोग पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अच्छा, एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है ना। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि यार हमें चाय बनाना है, क्या करना है? चाय बनाना है। मान लो सपोज कर लो हमें क्या करना है? चाय बनाना है। तो हम लोग चाय कैसे बनाएंगे? सबसे पहले अपने पास क्या होना चाहिए? चीनी होनी चाहिए, है ना। और क्या होनी चाहिए? चाय पत्ती होनी चाहिए और पानी होना चाहिए। और एक क्या होना चाहिए? एक हमारे पास बीकर होना चाहिए जिसमें हम लोग चाय बनाते हैं ना। क्या बोलते? बीकर ही तो बोलते हैं उसको। तो चीनी होना चाहिए, चाय होना चाहिए, चाय पत्ती होना चाहिए, उसके बाद एक बीकर होना चाहिए जिसमें हम लोग बनाते हो ना। पानी हो गया, फिर बीकर हो गया, है ना। अब देखो चाय हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली नहीं बनाते, स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? जो बीकर होता है उस बीकर को चूल्हे पे रखेंगे, है ना। वो हो गया पहला स्टेप, पहला चरण जिसको बोलते हैं। स्टेप मतलब चरण। पहला सबसे पहला काम क्या किया? बीकर को चूल्हे पे रखा। रखने के बाद इस बीकर में हम लोग क्या करते हैं? पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद क्या करते हैं? दूध मिलाते हैं। दूध मिलाने के बाद थोड़ा देर उबलता है, उसके बाद क्या करते हैं? चाय पत्ती मिलाते हैं। तो ये चरण बाई चरण होता है ना, जैसे खिचड़ी पकाना होता है, एक एक करके एक एक प्रोसेस करते हैं, है ना। तो वही जो चरण होता है, स्टेप होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, है ना। स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद पानी रखना है, इसके बाद ये रखना है, इसके बाद ये रखना है, इसके बाद ये रखना है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? देखो, तो जैसे चीनी बना चाय बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? स्टेप बाय स्टेप। यानी पहले बीकर लिया, बीकर को चूल्हे पे रखा, चूल्हे पे रखने के बाद उसमें पानी डाला, पानी डालने के बाद उसमें चाय डाला, है ना। फिर दूध मिलाया, सब कुछ मिलाने के बाद क्या बनता है? चाय बनता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग काम करते हैं, एकाएक नहीं करते कि क्या क्या चीनी चाय पत्ती पानी सब कुछ मिला के करते हैं, ले जाके चूल्हे पर रख दिया, ऐसे नहीं करते हैं। उसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं, चरण बाय चरण, है ना। तो वही हमारा क्या होता है? एल्गोरिथम होता है। अब समझ में एल्गोरिथम क्या होता है? तो एल्गोरिथम क्या होता है? एक चरणबद्ध प्रक्रिया होती है। क्या होती है? एक चरणबद्ध प्रक्रिया होती है। इसको लिख दे रहे हैं, इसका डिफिनेशन लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आ जाए। देखो, एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। एल्गोरिथम चरणों की सुपरिभाषित सुपरिभाषित का मतलब होता है जो पहले से परिभाषित हो। सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। चरणों की एक श्रृंखला होती है। चरणों की एक श्रृंखला होती है ना। होती है जो एक विशेष प्रकार की जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया, हल करने की एक प्रक्रिया या विधि है। एक प्रक्रिया या विधि, मेथड, है ना। और इसका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? HCF ज्ञात करने पे। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्धक ज्ञात करने में करते हैं। इसका प्रयोग HCF
ज्ञात करने में किया जाता है ना। देखिए एल्गोरिथम सुप्रभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। सुप्रभाषित का मतलब यही होता है कि इसके बाद यही स्टेप आएगा, ऐसा नहीं इसके बाद ये आएगा, है ना, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, एक फिक्स होता है। सुप्रभाषित का मतलब यही होता है कि इसके बाद ये आएगा, पहले से निर्धारित होता है कि इसके बाद ये आएगा, है ना, समझ में। तो प्रभाषित, अब इसका प्रयोग, एल्गोरिथम का प्रयोग किस में किया जाता है? HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मासा ज्ञात करने में। मासा का नाम सुने होंगे, कक्षा 5 में आपको पढ़ाया जाता है, महत्तम समापवर्तक। एल्गोरिथम का जो प्रयोग करते हैं किस में करते हैं? महत्तम समापवर्तक में इसका प्रयोग करेंगे ज्ञात करने में, है ना, समझ में। अभी हम लोग महत्तम समापवर्तक इसकी सहायता से निकालेंगे कैसे, अभी उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें स्टेप कितने होते हैं, चरण कितने होते हैं ना। पहला चरण क्या है, दूसरा चरण क्या है, तीसरा चरण क्या है, चौथा चरण क्या है। चरणों को समझने वाले कि पहला काम क्या करेंगे, है ना, समझ गया। जैसे हम लोग क्या करना होता है, एक क्रिकेट टीम बनाना होगा, मैच खेलना, एक क्रिकेट टीम लेके गए मैच खेलने के लिए। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, टीम को फिक्स करेंगे, है ना। पहले तो क्या करेंगे भैया, स्टंप लगाएंगे, है ना, पहले स्टंप लगाएंगे, फिर टीम बांटते हैं, है ना, टीम बांटेंगे। टीम बांटने के बाद क्या करते हैं, खिलाड़ियों को निश्चित किया जाता है कि ओपनिंग ये करेंगे, इसके बाद ये जाएंगे, इसके बाद ये जाएंगे। ऐसा नहीं कि जसप्रीत बुमराह को पहले भेज दिया जाता है। जैसे 11 टीम बन गई ना, तो 11 टीम बना तो हो गया कि भैया रोहित शर्मा और शिखर धवन ओपनिंग चले गए। कौन चले गए? धवन, है ना। तो पहले रोहित शर्मा, उसके बाद शिखर धवन, फिर विराट कोहली, है ना, फिर उसके बाद विराट हो गए, फिर चौथे पे कौन आएंगे? हाँ, केएल राहुल आते हैं भाई, इस समय केएल राहुल ही आते हैं, है ना। फिर उसके बाद कौन आता है? रोहित, धवन, विराट, केएल, फिर श्रेयस अय्यर आते हैं इसके बाद, श्रेयस, है ना। फिर कौन आता है भाई? फिर कौन आता है? ऋषभ पंत आते हैं, इस समय तो ये टीम चलेगी। ऋषभ पंत आते हैं, फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा आते हैं, ऑलराउंडर जो है रविंद्र जडेजा। फिर उसके बाद जो होता है 8वें नंबर पे भुवनेश्वर, अगर खेलते तो भुवनेश्वर आते, नहीं तो कुलदीप यादव आते। ऐसे ऐसे होता है ना। तो पहले पर ये खेलेंगे, दूसरे भी ये खेलेंगे, तीसरे पहले फिक्स कर दिया, पहले ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ऐसा नहीं होता है कि जसप्रीत बुमराह को पहले भेज दे, स्टेप बाय स्टेप होता है ना। उसी को कहेंगे एल्गोरिथम, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, फिक्स होता है, इसके बाद यही होगा, है ना। और इसका प्रयोग किसमें करते हैं? कोई भी एक समस्या दे दिया, एक समस्या का मतलब न्यूमेरिकल दे दिया, उसको हल करने के लिए। अब कह दिया उस समस्या का समाधान करना है ना। जैसे मान लो कह दिया चाय बना, तो चाय बना हमारे लिए प्रॉब्लम आ गई, समस्या आ गई, तो समस्या का समाधान कैसे करेंगे? स्टेप बाय स्टेप उस समस्या का समाधान करते चले जाएंगे, है ना। अब समझ में आ गया। तो अच्छा, एल्गोरिथम का प्रयोग किसमें करते हैं? HCF ज्ञात है। HCF का मतलब महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में किया जाता है। श्रृंखला का मतलब चयन होता है, इसके बाद है ना। जैसे साइकिल की वो बनी होती है ना, चयन बना होता है साइकिल, कड़ी से कड़ी, कड़ी से कड़ी जुड़ा होता है, तो उसी को श्रृंखला बोलते हैं। अब देखो इसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे हम लोग महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो आप दो कोई संख्या है, एक तो मान लो आप 25 है और दूसरा मान लीजिए क्या है 6 है। अपने पास दो कोई धन पूर्णांक है, 25 और 6 क्या है? धन पूर्णांक ही तो है। पूर्णांक में बताया था निगेटिव पूर्णांक होता है, धन पूर्णांक होता है और शून्य पूर्णांक होता है। शून्य ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, ये कल समझा दी थी। तो 25 और 6 अगर अपने पास दो पूर्णांक हैं, कितने? 25 और 6। और अगर यहाँ पे कंडीशन अप्लाई किया जाए तो क्या है? 25 इज ग्रेटर देन 6। 25 जो है वो 6 से बड़ा नहीं है। ध्यान समझिए, माना 25 और 6 क्या है? कोई दो धन पूर्णांक, और 25 क्या है? 6 से बड़ा है। 25 6 से बड़ा है ना, तो हम क्या करेंगे? 6 से 25 में भाग करेंगे।
6 से 25 में तो कितनी बार जाएगा? 6 चौका 6 चौका 1 बच गया। तो इसको क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भाजक। इसको भागफल और इसको तो आपने एक संबंध पढ़ा होगा क्या कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल धन भैया, तभी तो बनेगा 6 चौक 24 और 25 बराबर 25 नहीं होता। आपने ये संबंध पढ़ रखा होगा। तो इसी तरीके से अगर मैं कोई दो धन पूर्णांक ले लूं, मान लिया अपने पास दो कोई धन पूर्णांक है, माना देखो माना C व D कोई दो धन पूर्णांक है। क्या है? कोई धन पूर्णांक है तथा मान लो C क्या है? D से बड़ा है। C मान लो D से बड़ा है, या D को C से मान लो, जो भी मानना हो आप मान सकते हो। C मान लो D से क्या है? बड़ा है ना? और हमें इन दोनों का मासा निकालना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले बड़ा कौन सा है? C। छोटा कौन सा है? D है ना? बड़ा कौन सा है? C। छोटा कौन सा है? तो भाग किससे करेंगे? D से। किसमें? C में। समझ में आया कि नहीं आया? जो बड़ा होगा उसमें भाग करेंगे। किससे? छोटे वाले से। तो मान लिया भाग करने पर हमें क्या मिला? भागफल क्या मिल गया? Q। भागफल क्या मिल गया? Q। और शेषफल मान लीजिए क्या मिल गया? R। शेषफल कितना मिला? R। तो क्या बन जाएगा? C बराबर बनेगा D इंटू Q प्लस R, जहां R की वैल्यू क्या हो? R जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर हो, किंतु छोटा किससे हो? D से। समझ गए? अभी कल ही तो बताया ये कैसे। देखो एक बार फिर से बता, जैसे 5 से भाग किया था कितने में? 25 में। या मान लो 4 से भाग किया 24 में, है ना? 4 से भाग किया 25 में, तो 4 छक्का 24। यहाँ कितना आ गया? 1। अब देखो ये जो 1 है ये क्या है? शेषफल है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R से। शेष को फल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R से। और जो R होता है, जो शेषफल होता है, आप कभी भी देखिए शेषफल जो होता है वो 0 हो सकता है, लेकिन कभी -1 कभी -2 आया है? नहीं। क्या भाग करने पर कभी जो शेषफल हो वो माइनस में आया है? कभी आया है? आपने भाग लगाया होगा कक्षा 4 5 6 7 8 में लगाते हैं ना। अगर कभी भी हम भाग लगाते हैं तो जो शेषफल होता है वो माइनस में ही आता है? नहीं आता है ना। तो शेषफल आपका क्या होगा? माइनस में नहीं आएगा। तो शेषफल हो कितना सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। लेकिन आप देखो हमेशा जो शेषफल आता है ना, जो जिससे भाग करते हैं उससे हमेशा शेषफल क्या होता है? छोटा होता है। सब लोग ये जानते हो, जिससे भाग करते हैं उससे शेषफल हमेशा क्या होता है? होता कि नहीं होता? बोलो भाई, आप कोई भी भाग लगा के देखोगे यहाँ से हमेशा क्या आएगा? अगर छोटा नहीं आता, अभी 5 आ जाता तो एक बार और नहीं चला जाता, 6 आ जाता तो एक बार और जाता। तो हमेशा जो शेषफल होता है वो भाजक से क्या होता है? और शेषफल होता कितना है? 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 0 से छोटा नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने लिखा शेषफल जो होगा 0 से बड़ा होगा या तो 0 के, यानी जो रिमाइंडर होता है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा, किंतु D से छोटा। समझ में आया? समझ आया कि नहीं है? तो अब इसमें हमने मान लिया है, ध्यान से चलो, माना C व D कोई दो धन पूर्णांक है तथा C बड़ा है किससे? D से, है ना। तो पहला चरण क्या करेंगे? पहला काम क्या करेंगे? देखो सवाल जो है तो सभी लोग लगाओगे, है ना। सवाल जो है सब लोग लगा ले जाओ। पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम यही करेंगे कि C से D में भाग करेंगे, और भाग करने के बाद चेक करेंगे कि जो शेषफल आ रहा है वो शून्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर शेषफल शून्य आ गया तो पहले ही चरण में क्या करेंगे? छोड़ देंगे। यही मेन है, यहीं से क्वेश्चन हल होगा। वो जो पढ़ाया उतना केवल समझाने के लिए पढ़ाया, क्वेश्चन यही से एराइज होगा। समझिए आप, इसी से लगेगा। परमीय नहीं पूछता है, बोर्ड में परमीय नहीं पूछेगा, वो आपसे केवल और केवल न्यूमेरिकल दे देगा। आपसे मान लो कह दिया 24 का और 30 का HCF ज्ञात करो। किससे? यूक्लिड विभाजन परिमेयका से। वो कहेगा यूक्लिड विभाजन परिमेयका या यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से आप 24 और 30 का HCF ज्ञात करो। तो सबसे पहला कंडीशन
30 जो है वो बड़ा है किससे? 24 से। फिर हम 24 से क्या करेंगे? 30 में भाग करेंगे। 24 से 30 में क्या करेंगे? भाग करेंगे और चेक करेंगे कि जो हमारा शेषफल आ रहा है वो शून्य है कि नहीं है। अगर शेषफल शून्य हो गया तो 24 ही हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। और अगर शून्य नहीं होता है तो वही काम पुनः दोहराएंगे। समझ में? अभी देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझ से। पहला चरण क्या करना है? पहला चरण हमें जो छोटी वाली संख्या होगी उससे बड़ी वाली संख्या में भाग करना है, और भाग करने के बाद हमें चेक करना है कि हमारा शेषफल 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर 0 हो गया तब तो काम खत्म। 0 हो गया तो जिससे भाग दे भाजक ही हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। और अगर 0 नहीं होगा तो दूसरा चरण करेंगे। तो पहला चरण समझ में आया? पहले चरण में क्या करना है? छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग करना है ना? समझ में आ गया? तो सबसे पहला चरण देखो, C और D के लिए यूक्लिड। अच्छा, ये कौन सी थ्योरम है? ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय तो है, ये बता चुके हैं पहले लेक्चर में, आपको बताया ये यूक्लिड डिवीजन प्रमेय है। तो C और D के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके Q और R ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? Q और R ज्ञात करते हैं। Q और R का मतलब क्या हो गया? भागफल और शेषफल ज्ञात करते हैं कि क्या बन जाए? C इक्वल्स टू DQ प्लस R। और 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो क्या? R। और किससे बड़ा हो? D से छोटा हो, है ना? और यदि ध्यान सुनिए, अगर भाग करने पर, ये मैं पहले बता चुका हूं, अगर भाग करने पर शेषफल क्या हो जाए? भाग करने पर शेषफल 0 हो जाए। शेषफल क्या हो जाए? यदि भाग देने पर, यदि, ये लिख दे रहा हूं, यदि R बराबर 0 तो D क्या हो जाएगा? तो HCF क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। यानी भाजक की क्या होगा? HCF होगा। समझ गए? पहले मैं C में D से भाग करूंगा, फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, और प्रयोग करने के बाद क्या करेंगे? अगर R का मान 0 आ गया तो समझ लेना यही D क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। और अगर R 0 नहीं आया तो यदि R इज नॉट इक्वल टू 0 तो हम लोग यही प्रोसेस दोबारा करेंगे। समझ आया? तो अब इतना करने के बाद ये बनेगा चरण फर्स्ट, और उसके बाद क्या बनाएंगे? चरण सेकेंड। दूसरा लिख रहा हूं, ठीक है? अब दूसरे चरण में क्या करेंगे? इतना समझ आया? यहां तक समझ आ गया? आगे देखो क्या करेंगे। अच्छा देखो, इसका शेषफल कितना आया था? R आया था ना? अब दूसरे चरण में क्या करेंगे? जो इसका शेषफल आएगा, ध्यान सुनिएगा, जो इसका शेषफल आएगा उस शेषफल से इसके भाजक में भाग करेंगे। जो इसका शेषफल आएगा उस शेषफल से इसके भाजक में भाग कर देंगे। तो इसका मान लो शेषफल कितना है? R, और इसका भाजक कितना है? D। तो अब R से भाग करेंगे किसमें? D में। समझ में आ रहा है? R से भाग करेंगे D में। तो इसका भी भैया, तो मान लो अभी भी शेषफल 0 नहीं हो रहा है। मान लो अभी भी शेषफल 0 नहीं, अगर 0 हो जाएगा ना तो यही R क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। और अगर ये शेषफल 0 नहीं है तो फिर वही प्रोसेस पढ़ेंगे। तो इसका मान लो शेषफल कितना आ गया? R1, और इसका जो भाजक आ रहा है वो भागफल आ रहा है कितना आएगा? Q1, है ना? तो दोबारा चरण में क्या करेंगे? पुनः D से, है ना, पूरा एक स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं। लिखेंगे यदि R इक्वल्स टू 0, यदि R इज नॉट इक्वल्स टू 0, अगर R 0 के बराबर नहीं है तो
तो डी और आर के लिए, डी और आर के लिए अभी सवाल लगेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग पुनः करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? यूक्लिड विभाजन परिमेय का पुनः प्रयोग करेंगे। समझा? क्या करेंगे? पुनः प्रयोग करेंगे। इसका मतलब फिर यही वाली कंडीशन लगाएंगे। और क्या चेक करेंगे कि देखो दूसरा स्टेप समझ में आया। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, अगर यहाँ पर भागफल क्या आ गया, जीरो नहीं हो रहा है, यहाँ पर पहले वाले चरण में ना, अगर शेषफल क्या हो रहा है, जीरो नहीं हो रहा है, तो जो शेषफल आया होगा, आदि तो आया था ना, तो जो शेषफल आएगा उस शेषफल से हम लोग क्या करेंगे, भाजक में पुनः भाग देंगे। भाजक में क्या करेंगे? पुनः भाग देंगे। समझ में आ गया? भाजक में पुनः भाग देंगे। और अगर यहाँ भाग दे रहे हैं और जो शेषफल है, अगर R1 हमारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो हमारा HCF क्या होगा, यही R हो जाएगा। जिससे भाग करें, जिससे भाग करें और भाग करने पर जीरो हो जाए, वही क्या हो जाएगा, HCF। समझ में आ गया? और अगर फिर भी शेषफल नहीं जीरो हो रहा है, जहां देखिए फिर भी शेषफल जीरो नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यही जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को दोबारा करेंगे। अभी इस R1 से इस R में भाग करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक कि रिमाइंडर जीरो ना जाए। तो यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ना। अब एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, अभी ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है भाई, समझ में आया ना? स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। बुक दो आप में। देखो लिखा हुआ है, अब सब लोग ध्यान से समझो। यहाँ से क्वेश्चन लगा रहे हैं, अब सबको समझ में आएगा। वो परमीय है उतना नहीं समझ में आएगा। देखो लिखा हुआ है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे, समझा दे रहे केवल। 4052 और 12,576 का HCF को मतलब समझ गए ना, यूक्लिड विभाजन परमीय विभाजन, हाँ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। अब समझ गए किसका प्रयोग करना है, किसका प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। समझ गए क्या लिखा है, यानी 4052 का, सब लोग समझिए, यहाँ से अच्छे समझते हैं। देखो 4052 और 12,576 का HCF निकालना है। HCF का मतलब महत्तम समापवर्तक निकालना है। किसकी सहायता से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, लिखेंगे हल। सब लोग समझिए, यहाँ से अच्छे समझ में आएगा। हल क्या लिखा हुआ है, देखो इसमें बड़ा कौन सा भैया, कौन सा बड़ा, तो लिखेंगे हल, लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 12,576 इज ग्रेटर देन 4,000। समझ में आएगा ना। 12,576 बड़ा है किससे, 4052 में। अब पहला काम क्या करना है, पहला काम तो यही करना है, 4052 से भाग करेंगे किसमें, 12,576 में। और अगर चेक करेंगे क्या कि शेषफल जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो पहला स्टेप करें, तो पहला देखो लिखेंगे 4052 डिवाइडेड बाई 12,576। भाग करो कितना आ रहा है, देखो कितनी बार जाएगा, बोलो भाई, 3 बार जाना चाहिए। तो 3 दूनी 3 पचे, सही ना, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 शून्य 0 और ये 15 ही होगा यार, समझ गए। देखो 3 दूनी 6, 3 पचे 15 के 5, हासिल 1 और 3 शून्य 0 और एक ही हो जाए ना, 0 और 1 हो जाए, और 3 चौ 12। कितना बच गया भाई बताओ,
0 कितना बचेगा? 420 ही तो बचेगा ना। अब देखो 0 हुआ शेष पर, 0 हुआ, बोलो भाई 0 नहीं हुआ ना। इसका मतलब अब क्या करना है, हमें सेकंड स्टेप करना है। तो पहले वाला पहला चरण यहाँ लिख दे रहे हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप लिखना कैसे ये बता रहे हैं। 1 मिनट में बताएं कैसे लिखना कैसे। देखो लिखेंगे चरण पहला, पहले चरण में क्या लिखेंगे? 12,576 12,576 और 4,052 पर यूक्लिड परिमेय का प्रयोग करने पर, यूक्लिड परिमेय का प्रयोग करने पर ध्यान समझो। तो इसमें क्या बताया था, जो भाज्य होता है ना, C बराबर क्या आया था? DQ प्लस R है ना। और R की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से बड़ा या 0 के और छोटा होना चाहिए किससे? D से। वही वाली कंडीशन लगा दो तो कितना हो जाएगा? 12,576 बराबर D इंटू Q। तो D की जगह पर कितना? 4,052 गुणे Q की जगह पर, और शेषफल कितना आएगा? 420। अभी तो 0 नहीं हुआ ना, अभी 0 नहीं हुआ। शेषफल जब 0 हो जाएगा, ये हमें 0 करना है। ये जब 0 हो जाएगा तो स्टेप खत्म हो गया। अब क्या करेंगे? सेकंड स्टेप करेंगे, चरण 2 है ना। क्या लिखेंगे? तो अब क्या करना है? अब बताया था जो ये आएगा शेषफल आएगा, उससे किसमें भाग करेंगे? भाजक में। तो चरण 2 में आ जाओ। तो 420 से भाग करो किसमें? 4,000। ये कितना आएगा बताओ? कितने वाले जाए? 9 बार जाएगा। चेक कर लो, देखो 9 शून्य शून्य 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और सही भाई। 9 शून्य शून्य 9 दूनी 18 और 9 चौक 36। घटाओ कितना आएगा? 2। फिर कितना बचेगा? 8 7 15 है ना। और यहाँ कितना बचेगा? 2 बचेगा है ना। 2 ही तो बचेगा, सही है। अब क्या करेंगे? पुनः लिखेंगे। कितने पे अब लगाएं? कितने पे लगा रहे हैं? 420 और कितने पे? 4,052 पर क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन, थोड़ा यहाँ गलत हो गया यार, विभाजन कर, यूक्लिड विभाजन परिमेय का, अब थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, परिमेय का प्रयोग करने पर, का प्रयोग करने पर। अब ये कितना बना बताओ? ये बना 4,052 बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वही तो यार, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल शेषफल, वही तो करना है, और क्या करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 420 गुणे 9 प्लस 0 हुआ? ये नहीं हुआ। अब क्या करेंगे? अब तीसरा स्टेज करेंगे है ना। और तीसरे स्टेज में क्या करेंगे? अब 272 से भाग करेंगे कितने में? 420 में। कब तक करेंगे भाई? जब तक 0। अब तो समझ में आ गया होगा। तीसरा स्टेज है ना। तो चरण 3 एक में पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप है ना। चरण 1 चरण 2। अब किस में प्रयोग करेंगे? 272 और 420 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग, या परिमेय का लिखना का प्रयोग। अब यही जान लो, यही लिखना है जो इसमें लिखे वही लिखना, लिखते जाना करने पर है ना। समझ गए क्या लिखना है? अब ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं। अब हमें लग रहा है समझ में आ रहा होगा। अब कितने से कितने में भाग करना है? 272 से
कितनी बार जाएगा? एक ही बार जाएगा, 2 बार ज्यादा हो जाएगा। तो 272 कितना आएगा? 8 फिर 4 है ना, 7 4 11 फिर है ना, तो कितना हो जाएगा? 420 बराबर 272 गुणे 1 प्लस 0 हुआ। अभी भी 0 नहीं हो रहा है ना, तो अब क्या काम करेंगे? चरण 4 लिखेंगे। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सही बताना भाई। चौथे स्टेज में क्या करेंगे? अब वही लिखना, कितने पे? अब 148 से 272 भागे तो लिखेंगे 148 तथा 272 पर यूक्लिड विभाजन परिमेय का, समझ जाओगे ना, परिमेय का प्रयोग करने पर, प्रयोग समझ आ गया ना। तो यहाँ पे अब लगाओ, कहाँ पे? यहाँ पे 148 डिवाइडेड कितने से करो? 272 में, है ना। आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? बोलो भाई, पल्ले पड़ रहा है कुछ? हाँ, झूठ मत बोलना यार। 148 से 272 में भाग करो, कितनी बार जाएगा? एक बार, एक ही बार जाएगा ना। कितना बचेगा? 8 4 12 4 फिर 124 है ना, तो अब कितना हो जाएगा? 272 बराबर 148 गुणे प्लस 100। अभी भी नहीं कटा, तो अब किस स्टेज पे जाएंगे? स्टेप बाय स्टेप देखो चल रहे हैं, वही स्टेप ही करना है। चरण, अब फिर क्या लिखेंगे? 148 तथा 124 पर यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करने पर, है ना, प्रयोग करने पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब कितना हो जी? 124 डिवाइडेड बाई कितनी बार जाएगा? कितना बचा भाई? 24 ही तो बचेगा ना। तो अब क्या लिखोगे? 148 बराबर 124 गुणे 1 प्लस, समझ में आ रहा है ना। अब किस पर जाएंगे? चरण, कब तक जाएंगे भाई बताओ? जब तक 0 ना हो जाए, और जिससे 0 होगा वही एचसीएफ हो जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे? 24 तथा 124 पर यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करने। अब हमें लग रहा है सब लोग समझ गए। आप कितने में भाग करेंगे? 24 से कितने में भाग करेंगे? है ना, तो कितनी बार जाएगा? सही बताना। 5 2 5 दूनी 10 और 2 कितना ही तो आएगा ना। तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो अब ये कितना हो गया? 124 बराबर 24 गुणे 5 प्लस 4। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई, यहाँ तक समझ में आ गया? अब क्या करेंगे? चरण 6 करेंगे। हाँ, 7वां करेंगे। अब किस पर लगाएंगे? 4 और 24 पर यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करने पर। तो कितना हो गया बताओ? 4 छक्का है ना। तो इसका मतलब हो गया 24 बराबर
6 गुणे 4 प्लस ये तो है ना। अब यहाँ शेषफल क्या हो रहा है? कितने से भाजक, भाजक कौन सा है जो 0 कर रहा है? 4। तो लिखेंगे अतः 4052, ऐसे लिखेंगे HCF ऑफ कितना? 4052, 12,576 है ना। कितना आ गया? 4 से ही तो कट रहा है पूरा पूरा ना। जिस भाजक से पूरा पूरा कट जाए वही क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। अब समझ में आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भाई, समझ में आया कुछ? झूठ मत बोलना, नहीं बाद में कोई यार समझ में नहीं आया। दूसरा क्वेश्चन करें जी। इसी तरीके से लगाना एल्गोरिथम का प्रयोग करके। मिटा इसको जी। एक क्वेश्चन मैं और बता रहा हूँ आपको। देखो लिखा हुआ है 1656 और 4025 का HCF निकालना है। किसकी सहायता से? यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब आ जाओ इसमें किसका किसे निकालना है। देखो बड़ा कौन सा है? कौन सा बड़ा है? 4025। तो लिखेंगे यहाँ कौन सा बड़ा है बताओ? 4025 ग्रेटर देन कितने की? 1656। अब पहला काम क्या करेंगे? 1656 से भाग करेंगे किसमें? 4025। समझ ना। पहला काम क्या करना है? बड़ी वाले से छोटी वाले में उल्टा कर दिया। छोटी वाले से बड़ी वाले में भाग करना है। समझ में आया सबको? छोटी वाले से बड़ी वाले में क्या करना है? भाग करना है। क्लियर? तो भाग करो कितना आ जाएगा? 1656 से भाग करो इसमें कितनी बार जाएगा? 16 दूना 32, 16 से 48 ज्यादा हो जाएगा ना। इसका मतलब कितनी बार जा रहा है? 2 बार। तो 6 दूनी 12, 2 पंचे 10 और 1 11। 6 दूनी 12 और 1 और 2 करना 2 और 1 3 घटा दो मुझे कितना आएगा? 3 आएगा। फिर 1 फिर है ना। तो पहले क्या लिखेंगे? चरण पहला। फर्स्ट चरण में क्या लिखेंगे बताओ? 4025 और तथा 56 पर यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करने पर तो कितना हो जाएगा? ये होगा भैया 4025 इक्वल्स टू कितना होगा भाई? 1656 गुणे 2 प्लस। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत? भाग ही तो करना है यार, सिंपल है, भाग करना है। अब चरण दूसरा क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में अब लगाएंगे किस पे? 1656 और 713 पर। 1656 तथा 713 पर यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करने पर तो करो भाई। अब कितने भाग करना है? 713 से कितने भाग करना है? 1656। कोई दिक्कत? कितनी बार जाएगा? 2 बार जाना चाहिए। तो 1426 0 3 यही तो बचेगा ना। अभी भी शेषफल 0 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा
1656 बराबर 713 गुणे 2 प्लस 200। समझ में आया कि नहीं आया? अभी क्या, अभी देखो जीरो नहीं हो रहा है, अब किस पे लगाएंगे? 713 और 220। ये कक्षा 5 में पहले पढ़ाया जाता था, ऐसे निकालना, भाग विधि से महत्तम समावर्तक ज्ञात करना, वही है जो हम लोग कक्षा 5 में पढ़े ना, सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाता है, वही है इसमें जो आप लगा नहीं पा रहे, इतना छोटा छोटा सवाल। अब लिखेंगे चरण, तीसरी चरण में क्या करेंगे? 230 और 713 पर यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करने पर है ना? इसमें प्रयोग करो। अब क्या करेंगे भाई? अब भाग करेंगे कितने से? 230 से किस पे? कितनी बार जाएगा? 2 बार जाना चाहिए, 3 बार जाएगा। यही तो आएगा 690। कितना बचेगा? 23 बच जाएगा ना? समझ में आ गया? तो क्या हो जाएगा? 713 बराबर 230 गुणे 3 प्लस 23 है ना? समझ में आया? अब क्या करेंगे? अब स्टेज 4 पे जाएंगे। ऊपर वाला बेटा देखो, चरण 4। अब कितने कितने पर प्रयोग करेंगे? 230 है ना? तो अब क्या करेंगे? 23 से कितनी बार जाएगा? 1 बार। 10 बार जाएगा, 1 बार ले जाते हैं। अब 0 आएगा तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे, कोई डिजिटल नहीं उतारने के लिए। तो अब कितना आ जाएगा? 230 बराबर 23 इंटू 10 प्लस का कितने से कट रहा है? 23। तो जो भाजक होता है वही क्या होगा? HCF होगा। तो लिखेंगे अतः HCF ऑफ कितना था भाई? 1656, 25। इतने का HCF कितना हो जाएगा? 23। आप समझ में आ गया? तो यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है, यही है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना? देखो स्टेप बाय स्टेप किया ना, ऐसा तो है नहीं अभी एक स्टेप 20 से गायब कर तो हल होगा। तो एल्गोरिथम क्या होता है? एक स्टेप बाय स्टेप, हाँ, एक सुप्रभाषित श्रृंखला होती है चरणों की, है ना? एक सुप्रभाषित चरणों की श्रृंखला होती है जिसकी सहायता से हम किसी समस्या को हल करते हैं, उसका समाधान निकालते हैं। क्लियर? तो इसमें बस इतना ही आज के लिए है, और आप लगाइए, ठीक है?